Assalamu alaikum dear students. Now we will discuss the short answers and extensive question. First of all हम शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला शॉर्ट आंसर है हमारे पास डिफाइन मोल एंड गिव एग्जांपल। देयर आर टू वेज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। पहला आप ये बता सकते हैं this substance which is containing 6.02 10 raised to power 23 particles that will be equal to 1 mole of the substance। अगर किसी भी substance के अंदर इतने counting units हों 6.02 10 raised to power 23 तो आप उसको मोल का नाम दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो काउंटिंग यूनिट है जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है ये एक मोल के बराबर होता है। दूसरा तरीका ये भी है when the atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule, ionic mass of an ion and the formula mass of an ionic compound expressed in grams, जब आप उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो इसको भी आप मोल का नाम देते हैं। ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी एक एग्जांपल भी आपने ज़रूर लिखनी है। बेटा आप लिख सकते हैं कि कार्बन जो है उसका अगर मैस आप 12 ग्राम लेते हैं तो ये 1 मोल के बराबर है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसका जो मैस है वो ग्राम के अंदर ज़ाहिर किया है। इसी तरह अगर आप किसी मॉलिक्यूल का लिखना चाहते हैं लाइक दैट आप वाटर की बात करते हैं तो आप इसको 18 ग्राम्स लिख सकते हैं, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। डेफिनेटली 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23 के बराबर होंगे। एग्जाम्पल साथ में लाजमी लिखनी है आपने, और ये किसी मॉलिक्यूल की या एटम की या आयन की या फार्मूला मैस की आप लिख सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड के मैस को आप फार्मूला मैस कहते हैं। तो यहाँ पर किसी की भी आप कम से कम 2 एग्जाम्पल लाजमी लिख लें, नहीं तो एक तो मस्ट है ना। आप कार्बन की लिख लें 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, वाटर की लिख लें, इसी तरह आप नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम लिख लें, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमारे पास दूसरा शॉर्ट आंसर है यू हैव अ पीस ऑफ कोल। कोल को कार्बन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोल पता नहीं कौन सी चीज़ है। कोल मतलब कोयला, और चूँकि कार्बन इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको पता है पौधों और जानवर से जो भी चीज़ें हैं और उनके अंदर कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है। सो इसका जो मैस इन ग्राम उसने दिया है, वेट वो 9 ग्राम है। उसने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। आप नंबर ऑफ़ मोल्स का जस्ट फार्मूला लिखेंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला क्या होता है, n इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। m इज़ द मैस इन ग्राम, m इज़ द मोलर मैस। याद रखना स्मॉल m मैस इन ग्राम है, कैपिटल M मोलर मैस है। आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें। मैस इन ग्राम 9 ग्राम गिवन है। मोलर मैस आपको याद रखना है जो कि कार्बन का 12 होता है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0.75 मोल्स आ जाएगा। ये आपके पास आंसर होगा। इस फार्मूला को याद रखें, ये बहुत अहम फार्मूला है। इस मोल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालते हैं, आप कन्वर्जन करते हैं, आप मैस इन ग्राम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मोल्स गिवन हो आप मोलर मैस निकाल सकते हैं। तमाम कन्वर्जन की जा सकती हैं बशर्त ये कि आपको ये फार्मूला आता हो और ये डेरिवेशन आती हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। अगर वाटर की बात करें तो बेटा आपको पता है वाटर का जो मोलर मैस होता है या मॉलिक्यूलर मैस होता है, आप उसको 18 निकालते हैं। आपको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। 16 + 2 इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। आप इस सिंपल कन्वर्जन को, इसको बार बार मैंने कहा है इसको आप याद रखें, इसको आप n कहते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कहते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपके पास पते हैं तो आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। आप स्टिशोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर मोल के कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है और उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको मोल का कॉन्सेप्ट पता है, आपको आता है
है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ और आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। रिमेंबर दैट एक मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं 1 एवोगैड्रो, इट मीन्स 6.02 10⁻23। जैसा कि एक डज़न के अंदर नंबर ऑफ़ काउंटिंग यूनिट 12 होते हैं। अगर डज़न को डबल कर दें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएंगे। 3 डज़न होंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास हाफ डज़न है तो उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास काउंटिंग यूनिट 6 आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे तो आपके पास काउंटिंग यूनिट भी कम होंगे। यहाँ पर देखें कि 6 ग्राम है और 18 मोलर में से डिवाइड करेंगे तो 0.33 मोल्स आपके पास हैं। रिमेंबर दैट बेटा, ये जो 0.33 मोल्स हैं दैट इज़ लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ पर 6.02 10⁻23 से लेस जो अमाउंट के अंदर पार्टिकल्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया कि एक डज़न के अंदर अगर 12 चीज़ें हैं तो हाफ डज़न के अंदर 6 होंगी। यहाँ पर 0.33 है तो ये इससे भी कम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। हेटेरो का मतलब डिफरेंट। सो डेफिनेटली यू कैन डिफाइन दैट द मॉलिक्यूल विच हैव same type of atom is called homoatomic molecule, and the molecule which has different type of atom is called heteroatomic molecule. Homoatomic, homo mean same type आपके पास होनी चाहिए। like that oxygen same type है, नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन है, एक ही तरह के हैं। तो ये सारे के सारे बेटा आपके पास आएंगे homoatomic molecule। इन द सेम वे अगर आप बात करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर है H2O, हाइड्रोजन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, नाइट्रोजन डिफरेंट है। बेंजीन है C6H6। कार्बन और चीज़ है, हाइड्रोजन और चीज़ है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है, डेफिनेशन भी आपने पहले लिखनी है, फिर उसके बाद आपने चूँकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है तो बेहतर तरीका ये है कि बीच में लाइन लगाएं, यहाँ पर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखें, यहाँ पर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखें, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखें, फिर इसकी एग्जाम्पल लिखें। तो ये आपका सवाल जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन आपको पता है, दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये सवाल इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपने एग्जांपल्स लिखने, आपने डेफिनेशन लिखनी है और बीच में लाइन लगाएंगे तो ये सवाल जो है खूबसूरत तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट शॉर्ट आंसर देखिए बेटा, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक प्लानिटरी मॉडल पेश किया था और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट अगर ऐसा हो कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो फिर उनको कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे हैं तो फिर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आने चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस के करीब तरीन उनको आ जाना चाहिए। आखिरकार मूव करते करते, एनर्जी को रिलीज़ करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे। जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, एटम जो है कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।
तो इस बात की एक्सप्लेनेशन उसने नहीं की कि अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर गिरते क्यों नहीं हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं, एनर्जी को भी एमिट कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर फॉल भी नहीं कर रहे। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड, लिहाजा फिर उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये उसका फॉल्ट कंसीडर किया गया। उसको ये कहा गया कि जब तक इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी आपका मॉडल जो है वो फ्लॉप कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा जो बड़ा डिफेक्ट था वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। स्पेक्ट्रम आपको पता है कि जब वाइट लाइट्स जो है प्रिज्म में से पास आउट होती है तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, इसको आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। या इसको दूसरा तरीका ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी के शेल से जब हायर एनर्जी के शेल में जाता है और जब वहाँ से वापस आता है डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर, डी एक्साइटेशन, जब ऐसे करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, जैसे कि बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। तो वो एनर्जी जो एमिट करता है इसके मुताबिक तो कंटिन्यूसली एमिट करनी चाहिए उसको, और अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है तो उसको स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, दोनों नाम लिए जा सकते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी और लाइन स्पेक्ट्रम भी। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन भी रदरफोर्ड नहीं कर सका कि अगर कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है तो स्पेक्ट्रम को भी कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये दोनों बातें रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप का मतलब ये है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कम्प्लीटली, लेकिन ये पहला चूँकि साइंटिस्ट था जिसने एटम के स्ट्रक्चर पर बात की, फिर भी बहुत बड़ी बात थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये इसका काम था, बहुत अच्छा काम इसने किया, ये पहला बंदा था जिसने एटम के स्ट्रक्चर पे बात की। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, इनको फिर आगे नील बोहर्स ने और डिफरेंट साइंटिस्ट ने, समरफेल्ड आया उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया था। ये आपके शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बी जो आपका पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल एक दिया गया है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ इट। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं। अगेन मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है मोल का कॉन्सेप्ट। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले आप मोल निकालें। मोल निकालने का फॉर्मूला है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम यहाँ पर गिवन है कितना है, 10 ग्राम है, और मोलर मैस 36.5 है, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 36.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.0 टू 10⁻23 होती है, दोनों को इसको डिवाइड करें 10 डिवाइडेड बाई 36.5, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 6.0 टू 10⁻23 के साथ, आंसर विल बी 1.67 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो पूछा गया है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, वो आप बुक से देखिए, वहाँ पर डिफरेंट जो है उसके पोस्टुलेट्स गिवन हैं। मैं थारोली आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कंसिस्ट करता है एक टिनी न्यूक्लियस के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। चूँकि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट जो है वो नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने बताया कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, फिक्स होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है तब तक उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाता है तो एनर्जी एमिट करता है या रिलीज़ करता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। एक फार्मूला गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू।
न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 जाउल सेकंड है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। हर ऑर्बिट का एक फ़िक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का एक फ़िक्स एंगुलर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू mvr = nh/2π गिवन है। n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन लिखी जा सकती है। ये आपके पास MCQs में भी इस बात की एक्सप्लेनेशन दी गई है। यह आपके पास टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन जो है बेटा वो कंप्लीट हो गई है। आप अपने जज्बात जवान रखें, अपनी एनर्जी को अपने बेहतर मकासद के लिए इस्तेमाल करें मेरे बच्चे। आजकल जो सिस्टम है, जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, तमाम इदारे बंद हैं, आपको सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे अपने बिस्तर में बैठ के, जिस तरह की आज जो है वेदर कंडीशंस हैं, तो आप वहीं पे बैठे पढ़ सकते हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास हमारी डिस्कशंस हैं, हमारे टेस्ट हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट को अवेल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर की तरफ आप जो है गामज़न रहें। अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जी बेहतर मकासद के लिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए आप उनको सर्व कीजिए। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप हमारे मुल्क का, हमारी सोसाइटी का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।